अब हरियाणा के इतिहास के बारे में देखते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा, उस टाइम हरियाणा कैसा था। मनुस्मृति में हरियाणा का नाम ब्रह्मव्रत है और हरियाणा का प्रादेशिक नाम पहले ब्रह्मव्रत था। देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मव्रत। और स्कंद पुराण में इसको हरियाणा के नाम से जाना जाता था। और स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में हरियाणा शब्द का उल्लेख हुआ है। हरियाणा शब्द का उल्लेख कहां पे हुआ है? स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में। बाकी जगह हरियाणा के नाम से स्कंद पुराण में। महापुराण के रचयिता थे पुष्पदंत। पुष्पदंत महापुराण के रचयिता, इन्होंने इस जगह का नाम हरियाणा बताया है। और मध्ययुगीन काल में हरियाणा का नाम हरियाणक था। कुरुक्षेत्र को पहले श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। देखो कुरुक्षेत्र का नाम, ये राजा कुरु की राजधानी थी, इसी वजह से इसका नाम कुरुक्षेत्र रखा गया है। रोहतक का वर्णन नकुल दिग्विजयम में है। नकुल दिग्विजयम में रोहतक का वर्णन है। इसके अलावा हरियाणा की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी हमें ऋग्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। इनसे किसकी जानकारी मिलती है? हरियाणा के सामाजिक आर्थिक जीवन की जानकारी। और वामन पुराण में हरियाणा की नदियों का उल्लेख है। काफी पवित्र नदियां जाती हैं यहां से, जैसे यमुना, सरस्वती। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब इनमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बगल बगल में ही रखे हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। देखो पहले बौद्ध साहित्य को कवर करते हैं। दिव्यवदान, मज्जिमा निकाय और पंपज सूदनी, इन बौद्ध ग्रंथों में हरियाणा का वर्णन है। और दिव्यवदान में अग्रवा जो हिसार में, इसका वर्णन है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? अग्रवा हिसार। दिव्यवदान में अग्रवा हिसार का ही वर्णन है। और पंपज सूदनी, इसमें बुद्ध ने जो हरियाणा में भ्रमण किया था उसका वर्णन है। पंपज अपने पांव जहां जहां पर चले थे बुद्ध ने, वहां का वर्णन है, इनके भ्रमण का वर्णन है। अब जैन साहित्य देख लो, कथाकोश और बद्र चरित, इन दोनों में हरियाणा के अग्रवा हिसार का वर्णन है, क्योंकि जैन धर्म का भी प्रमुख केंद्र क्या था? अग्रवा जो हिसार में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का प्रमुख केंद्र अग्रवा ही था। अब पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। हरियाणा में जो पुराने स्थल मिले हैं और कहां पर क्या सिक्के मिले हैं वो सारी चीजें। योद्ध काल में रोहतक को बहुधान्य कहा जाता था और हरियाणा का प्रादेशिक नाम ब्रह्मव्रत। अशोक के टोपरा स्तंभ जो यमुनानगर में है, इनको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया था, बाद में वापस यमुनानगर में लेकर आए हैं। इसके अलावा चनेती के स्तूप जगाधरी में, यमुनानगर में। और बुढ़िया या फिर कहीं इसको बीरबल का रंग महल, दोनों एक ही बात है, बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल, शाहजहां के एक दरबारी ने बनवाया था। ये सारी जगह कहां पर है? यमुनानगर में। अशोक के टोपरा स्तंभ, चनेटी स्तूप और बीरबल या बुढ़िया का रंग महल। अशोककालीन बौद्ध स्तूप कुरुक्षेत्र के थानेसर में है। राजा देव का, लाओस के राजा थे, तो लाओस देश में जो अभिलेख है, लाओस अभिलेख, वहां पर कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी गई है, कुरुक्षेत्र के बारे में, कितना बढ़िया शहर था ये। अग्रवा अभिलेख में संगीत के 7 स्वर अंकित है। जो सारे गामा पा है ना, संगीत के 7 स्वर, वो अग्रवा अभिलेख में अंकित है। और हाँसी अभिलेख पृथ्वीराज 2 से संबंधित है। हाँसी में जो अभिलेख है पृथ्वीराज 2। और मोहम्मद गौरी को जिन्होंने हराया था 1191 में और 1192 में जो पृथ्वीराज हार गए थे मोहम्मद गौरी से, वे पृथ्वीराज 3 है। याद रखना, कई बार डायरेक्ट आ जाता है पृथ्वीराज 1, 2, 3 ऑप्शन में। तो पृथ्वीराज 3 की तो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी के साथ, पर जो हाँसी के अभिलेख हैं वो पृथ्वीराज 2 से संबंधित है। और लांडनू अभिलेख राजस्थान में ही है, हरियाणा की राजधानी इसमें दिल्ली बताई गई है। लाओस देश कहां पर है? ये आपने मैप में देखा होगा, थाईलैंड, म्यांमार, इन दोनों देशों के बगल में ही है, चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है लाओस, वहीं पर ही यह अभिलेख है, लाओस अभिलेख।
हिसार में जो गुजरी महल है बनाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस गुजरी महल में एक स्तंभ पर 8 अभिलेख हैं जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देते हैं। सिर्फ वही चीजें करें हम जो इंपोर्टेंट है। सैंधव लोग सरस्वती नदी के किनारे रहते थे। पहले सरस्वती नदी बहती थी, उसके किनारे सैंधव लोग रहते थे। जो पुरातात्विक स्थल है जैसे राखीगढ़ी, सीसवाल, अग्रवा और बरवाला, ये हिसार में है। इनमें से हरियाणा में सबसे पुराना हड़प्पा का पुरातत्व स्थल राखीगढ़ी है। रोहतक में गुप्तकालीन मुद्राएं मिली हैं, गुप्तकालीन के सिक्के। इसके अलावा योद्धकालीन के जो सिक्के होते थे उनके ढालने के लिए जो साँचे हैं, योद्धकालीन सिक्के ढालने के साँचे वो मिले हैं। और इंडो ग्रीक कालीन सिक्के ये रोहतक से मिले हैं। रोहतक के खोखरा कोट से मिले हैं इंडो ग्रीक कालीन सिक्के। देखो इंडो ग्रीक कहाँ से आए थे? बाहर से आए थे। तो हरियाणा में इन्होंने हिसार से प्रवेश किया था। एक तो हिसार में इनके सिक्के मिले हैं, आगे बढ़कर ये पहुंच गए रोहतक में, रोहतक के खोखरा कोट में, तो वहां पर भी इनके सिक्के मिले हैं। बलराम की मूर्तियां रोहतक के अस्थल भौर से मिली हैं। अब बात कर लेते हैं राखीगढ़ी की। घग्गर नदी के तट पर है ये, हिसार में, और इसकी खोज सूरजबान ने की थी 1969 में। और हिसार में सीसवाल है, इसकी खोज सूरजबान ने 1968 में की थी। पहले सीसवाल की खोज हुई थी, उसके बाद राखीगढ़ी की। जो सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है हड़प्पा का, मिताथल और नौरंगाबाद, ये भी पुरातत्व स्थल है, भिवानी में है ये। मिताथल की भी खोज सूरजबान ने की थी। देखो सूरजबान ने किस किस की खोज की थी? एक तो राखीगढ़ी की, मिताथल की और सीसवाल की। या तो ऐसे याद कर लो, सूरजबान RSM, राखीगढ़ी, सीसवाल, मिताथल, या फिर सीसवाल आ जाए तो S से S, सूरजबान से सीसवाल। इसके अलावा बनावली और कुनाल ये फतेहाबाद में है। बनावली की खोज किसने की थी? RS बिस्ट ने। बै से बै, बी से बी, बनावली बिस्ट। अग्रवा जो हिसार में है, यहाँ पे इंडो ग्रीक सिक्के मिले। बताया था बाहर से आए हैं, तो सबसे पहले हिसार से ही एंटर किए थे, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। तो वहां पर इंडो ग्रीक सिक्के मिले। इसके अलावा पंचमार्क सिक्के और अग्रय जनपद के सिक्के मिले। अग्रवा का नाम अग्रवा क्यों है? क्योंकि अग्रवा अग्रय जनपद के अंडर ही आता था, तो अग्रय जनपद के सिक्के अग्रवा में। इसके अलावा पंचमार्क सिक्के और इंडो ग्रीक सिक्के। और मिताथल जो भिवानी में है, वहां पर समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं और कुषाण कालीन। देखो गुप्तकालीन सिक्के तो ज्यादातर कहां पर मिले हैं? रोहतक में। पर समुद्रगुप्त के सिक्के, क्योंकि इन सिक्कों पर समुद्रगुप्त की फोटो थी, तो वो सिक्के मिले हैं मिताथल के भिवानी में। इसके अलावा काले पुते हुए मृद बांड, जिन पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से चित्र बनाए हुए हैं। ज्यादातर लोग समुद्रगुप्त में कंफ्यूज हो जाते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्के, क्योंकि गुप्तकालीन तो याद कर लेते हैं रोहतक में। इसके लिए ट्रिक है, भिवानी के लोग मीठा बोलते हैं, तो मीठा बोल के खुश होते हैं, कितना? समुद्र जितना। भिवानी के लोग मीठे बोलकर समुद्र जितना खुश रहते हैं। भिवानी, मीठे से मिताथल और समुद्र से समुद्रगुप्त। भगवानपुरा और दौलतपुर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन आए थे? हमारे कृष्ण जी, महाभारत की लड़ाई हुई थी, बड़े बड़े राजा आए थे, तो वहां पर दौलत भी काफी ज्यादा थी, तो दौलतपुर। भगवान खुद आए थे तो भगवानपुरा। या फिर ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हो, जहां भगवान वहां दौलत। भगवानपुरा और दौलतपुर कुरुक्षेत्र। भगवानपुरा जो कुरुक्षेत्र में है, यहां पर चित्रित दूसरे मृद बांड मिले हैं, टेराकोटा। और दौलतपुर में जो कुरुक्षेत्र में, यहां पर मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मोहरें लगा लगा के इन्होंने पैसे बनाए हैं। दौलतपुर में मिट्टी की मोहरें। जगाधरी, यमुनानगर और करनाल, यहां पर कुनिंद कालीन सिक्के मिले हैं, क्योंकि कुनिंद का राज हरियाणा के ऊपर की तरफ ही था। जगाधरी, यमुनानगर, करनाल, इस तरफ ही, अंबाला की तरफ भी। तो इन 3 जगह पर, जगाधरी, यमुनानगर, करनाल में कुनिंद कालीन सिक्के। सोनीपत में हर्षवर्धन कालीन सिक्के मिले हैं। इसके अलावा धीरम, ताम्र, सोने के सिक्के। धीरम भी भाई काफी महंगी होती है। सोने के सिक्के सारे कहां पर? सोनीपत में, हर्षवर्धन कालीन सिक्के। राखीगढ़ी आज के हिसाब से बात करें तो राखीगढ़ी कहां पर है? घग्गर के किनारे पर। प्रिय द्रसदवती नदी के किनारे पर भी थी। इसके लिए कोड आप याद कर लो, DR, द्रसदवती, राखीगढ़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और हाकड़ा सभ्यता जो हड़प्पा से पहले की सभ्यता है, उसको हाकड़ा सभ्यता कहते हैं। इसके सबूत कुनाल और फतेहाबाद में मिले। और घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा के नाम से ही जाना जाता है।
और ये हड़प्पा से पहले की सभ्यता है। महाभारत में जो आपने इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर ये सुना होगा, क्या थे ये? इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। जो कौरव थे, कुरु राजवंश, उनकी राजधानी थी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ। और जो पुरु, जिसके वंशज पांडव थे, उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो आज के टाइम में मेरठ है। अब ये देखिए, महाभारत की लड़ाई ना हो इसके लिए कृष्ण गए थे ना कौरवों के पास, जब उन्होंने कहा था कि 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने कहा था एक सुई के बराबर, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी। तो पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे वो कौन से थे? एक तो इंद्रप्रस्थ, जिसको आज के टाइम में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पानप्रस्थ, जो पानीपत है। स्वर्णप्रस्थ, सोनीपत। देखो इजी है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, किसकी राजधानी थी ये? कुरु राजवंश की। इसके अलावा पानप्रस्थ, पान पानीपत। स्वर्णप्रस्थ, स्वर्ण सोनीपत, स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं ना सोनीपत को। व्याघ्रप्रस्थ, जो बागपत है। और जो तिलप्रस्थ, इसको तिलपत के नाम से जानते हैं आज। ये 5 गांव थे। अग्र गणराज्य की राजधानी थी अग्रवा। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनी है। अब देखो, ठीक है, रावी, रवि, रवि क्या होता है? पुरुष होते हैं, तो पुरुषनी, रावी नदी पुरुषनी। इसके किनारे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा सुदास विजयी रहे थे। 10 राज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध इस नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे या फिर पुरुषनी नदी के किनारे, सेम ही बात है। तो बौद्ध साहित्य है, उसमें वर्णन है कि जो 16 महाजनपद थे भारत के, उनमें से एक कुरु महाजनपद भी था। कार्तिकेय यौध्य गणराज्य के एक महत्वपूर्ण राजा थे। यह इंपोर्टेंट शिलालेख है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इसको प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त ने यह बनवाया था। बनाया किसने था? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त राजा था, ये तो नहीं खुद बनाएगा, तो इस हरिसेन ने इसकी रचना की थी। पेहवा, जो कुरुक्षेत्र में है, ये पहले घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कैसे याद कर सकते हो घोड़े कहां से? जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था वहां पर घोड़ों की काफी जरूरत पड़ी थी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में घोड़े। पलवल, भादस, हथीन और फरीदाबाद, यहां से यक्ष और यक्षिनियों की मूर्तियां मिली हैं। सबसे प्राचीन मूर्तियां ये मूर्तियां लाल पत्थर की बनी होती थी। इनको पहले ना मंदिर के बाहर रखते थे, मंदिर की रक्षा के लिए। हिसार और फतेहाबाद से मौर्य स्तूप मिले हैं। दिल्ली में एक संस्कृत शिलालेख रखा है 1328 ईस्वी का, दिल्ली के संग्रहालय में। वहां पर हरियाणा को धरती का स्वर्ग कहा गया है। ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। 1328 ईस्वी में जो दिल्ली संग्रहालय में शिलालेख है, वहां पर हरियाणा को क्या कहा गया है? धरती का स्वर्ग। अब महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख लेते हैं, जिस हिसाब से हरियाणा में राजा बने, बदले, वो सारी चीजें। हरियाणा में 324 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक मौर्यों का अधिकार था। और कहां से इनके स्तूप मिले हैं? हिसार और फतेहाबाद से। 324 से लेकर 232 ईस्वी तक रहे थे। 580 में प्रभाकर वर्धन राजा बने थे। यहीं से वर्धन का जो काल था वो स्टार्ट हुआ था। 590 में हर्षवर्धन का जन्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन है? हर्षवर्धन। स्टार्ट किन्होंने किया? प्रभाकर वर्धन ने। 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बने थे, क्योंकि प्रभाकर वर्धन इनकी डेथ हो गई थी। राज्यवर्धन को राजा बनाया, कन्नौज के साथ इनकी लड़ाई हुई तो इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद फिर 606 ईस्वी में इनके बाद हर्षवर्धन राजा बने थे। उस टाइम इनकी राजधानी थी थानेसर। और ये उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट कौन थे? हर्षवर्धन। और 618 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन II का आपस में युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे। तो नर्मदा का युद्ध भी कहते हैं इसको। इसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। और इस युद्ध के बारे में ऐहोल शिलालेख पर लिखा गया है, वहां पर इसका वर्णन है। और 641 में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर हमला किया, वहां पर विजय प्राप्त की थी। इसी बीच 618 से 641 के बीच में ही हेनसांग का भी वर्णन आता है कि हेनसांग 629 ईस्वी में भारत आए थे और 635 ईस्वी को थानेसर आए थे। हर्षवर्धन के काल में 635 से 644 ईस्वी तक हेनसांग थानेसर में रहे थे। उसके बाद वापस चीन लौट गए थे 644 ईस्वी को। और इनके वापस जाते कुछ टाइम बाद यानी 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधा 805 ईस्वी में, जब गुज्जर प्रतिहार नागवट II का हरियाणा पर कब्जा हुआ था। इसके बाद 910 ईस्वी में तोमर राजवंश की स्थापना हुई थी। संस्थापक थे अनंगपाल। इनका हरियाणा पर कब्जा हुआ था।
और 1009 में महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। जब महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस टाइम तोमर राजवंशी था हरियाणा में। उस टाइम राजा थे राजा जयपाल। महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भी भारत आया था और इसने किताब उल हिंद लिखी थी। इस बुक में भी कुरुक्षेत्र का वर्णन है। 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज III विजयी रहे थे। तराइन का युद्ध 1191 में महमूद गौरी और पृथ्वीराज III के बीच, और 1192 ईस्वी में ही तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज III को हरा दिया था और मोहम्मद गौरी विजयी रहे थे। 1191 में तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज III के बीच में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था, और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने रोहतक पर आक्रमण कर दिया था, क्योंकि एक बार अंदर आ गए फिर थोड़ी ना रुकने वाले हैं, उसके बाद तो इनको कब्जा ही करना है। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो मोहम्मद गौरी इसको यहां पर छोड़कर खुद वापस चला गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश क्यों? क्योंकि ये गुलाम ही था मोहम्मद गौरी का, भरोसेमंद गुलाम था। 1206 ईस्वी में हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का कब्जा हो गया था। इसके बाद और भी काफी कहानी चली है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हरियाणा की जीके के लिए। रजिया बेगम जो पहली महिला सुल्तान थी, 1240 ईस्वी में इनका कैथल में कत्ल हो गया था। इनका मकबरा भी कैथल में ही है। इसके बाद 1265 में बलबन राजा बने थे दिल्ली में, तो इन्होंने मेवात के जो मेव थे उनको कुचलने की कोशिश की थी, और 1266 में हरियाणा बलबन के अधीन आ गया था। उसके बाद आते हैं 1290 में, जब खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे, ये आ गए थे। और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था। इनका काल रहा था 1296 से लेकर 3016 ईस्वी तक। मूवी देखी होगी ना आपने, जिसमें रणवीर सिंह था, अलाउद्दीन खिलजी बना था, वही वाला है ये इंपॉर्टेंट विद्रोह है कैथल का विद्रोह। जिस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक राजा था उस टाइम ये विद्रोह हुआ था। कैथल के किसानों ने यह विद्रोह किया था, क्योंकि काफी इसके मोहम्मद बिन तुगलक के ऐसे ही रूल रेगुलेशन थे। फिरोज शाह तुगलक का बेटा था, उसके नाम पर यहां पर शहर बसाया था। किसके नाम पर? फतेह खां। किसका बेटा था? फिरोज शाह तुगलक का। फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर 1398 में तैमूरलंग ने हमला कर दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई थी, बाबर जीत गया था। बाबर का कार्यकाल छोटा ही रहा था, 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक का ही, और हर साल इसने कोई ना कोई महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी है। जब 1526 में बाबर ने हमला किया था तो उस टाइम ताउडू का शासक था जलाल खां, 1526-27 ईस्वी के टाइम पर। और 1527 ईस्वी में देखो, 1526 में तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध बाबर और हसन खां मेवाती के बीच में। और 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार और बाबर की लड़ाई हुई थी। इसके बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1526 को हुई थी, अकबर और हेमू के बीच। हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू राजा था और उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू राजा हर्षवर्धन। हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था। वैसे तो ये काफी पावरफुल था, सेना भी इसकी काफी पावरफुल थी अकबर के सामने, पर उस टाइम जैसे काफी तीर चलाते थे, तो एक तीर हेमू की आंख में लग गया था जब ये हाथी के ऊपर सवार था, तो उस टाइम ये वहां पर गिर गया था। मतलब हाथी का जो ऊपर का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तो जो इसकी सेना थी उनको लगा कि ये मर गया है, इसकी सेना सारी वापस चली गई, हार मान ली, सरेंडर कर दिया। इस वजह से ये हार गया था, अदरवाइज तो इसको जीतना ही था, पर कई बार किस्मत भी काफी मैटर रखती है। अकबर के समकालीन सूरदास थे, इनका जन्म सी में हुआ था जो फरीदाबाद में है, और इनके गुरु थे हरिदास और वल्लभाचार्य। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, नल दमयंती और साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास के बारे में बाद में एक बार थोड़ा सा और डिटेल से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा, इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। दारा सिकों ने बनवाया था ये थानेसर में। हरियाणा का ताजमहल क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा। दारा सिकों के गुरु थे ये। दारा सिकों औरंगजेब का भाई था, जिसको औरंगजेब ने मरवा दिया था राज सिंहासन के लिए, और शाहजहां का बेटा था दारा सिकों। 1672 में सतना में विद्रोह हुआ था।
नारनौल में विद्रोह हुआ था, ये सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में। रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना नंदराम ने की थी। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के शासक थे। 1754 ईस्वी में मराठों ने हरियाणा पर कब्जा कर लिया था और 1757 ईस्वी में फरीदाबाद में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे। उसके बाद फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। निर्णायक युद्ध था ये 1761 ईस्वी में। उस टाइम भी मराठे हार गए थे और उस टाइम मराठों का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। 1789 ईस्वी में 1789 में महादजी सिंधिया का दिल्ली और हरियाणा पर अधिकार हो गया था। सिंधिया फैमिली के महादजी सिंधिया। 1799 ईस्वी में नारनौल में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच युद्ध हुआ था। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के निवासी थे, जहाज साहब के नाम से इनको जाना जाता था और हांसी में इनका किला भी है। हांसी में शासन था इनका। 1794 ईस्वी में जो महादजी सिंधिया थे, जिनका हरियाणा पर कब्जा हो गया था 1789 में, तो 1794 में उनके वंशज दौलत राव सिंधिया का हरियाणा पर अधिकार था और 1803 में दौलत राव सिंधिया ने सुरजी अजन संधि के तहत, इंपॉर्टेंट संधि है, इस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को सौंप दिया था और ईस्ट कंपनी ने हरियाणा को 2 भागों में बांट दिया था। यह संधि असाई या फिर अग्रवा का युद्ध कहते हैं, उसके निर्णय पर हुई थी और हरियाणा को जब इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा था तो इस कंपनी ने हरियाणा को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया था। 1833 ईस्वी में, क्योंकि वहां से संभालना मुश्किल काम था, तो 1833 ईस्वी में हरियाणा को उत्तर पश्चिमी राज्य में मिला दिया था, जैसे आज का उत्तर प्रदेश है, और राजधानी हो गई थी आगरा। उत्तर प्रदेश के अलावा और भी काफी थे। हरियाणा का डिवीजन, एक डिवीजन था दिल्ली और हरियाणा में 5 जिले बनाए थे। और 1857 का युद्ध हुआ था। उस टाइम हरियाणा ने काफी बढ़ चढ़कर भाग लिया था 1857 के युद्ध में, पर अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे पटियाला के राजा ने, पंजाब की तरफ से काफी राजाओं ने साथ दिया था। इसके अलावा जींद के राजा ने, छिछरौली जो यमुनानगर है, वहां के जो शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो 1857 में इस हरियाणा की भागीदारी को देख के इसको उत्तर पश्चिमी राज्य से हटा के पंजाब में मिला दिया था, ताकि अगली बार से यहाँ पे विद्रोह कम हो। दहसाल व्यवस्था कौन लेके आए थे? टोडरमल, अकबर के समय के थे ये। ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लो जो अनाज उगता था या जो टैक्स लगता था जमीन पर, उसको लेकर यह व्यवस्था थी। इसमें जमीन को 2 भागों में बांटा था, एक बरानी और एक चाही। बरानी वो जमीन थी जो कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर थी और चाही वो जमीन जो जहां पर सिंचाई की व्यवस्था हो और कृषि के लिए केवल वर्षा पर निर्भर ना हो। चाही ऐसी जमीन हर कोई चाहता है, चाहता से चाही, क्योंकि वर्षा पर निर्भर नहीं होगी, सिंचाई की अपनी अलग से भी व्यवस्था है। और बरानी वो जमीन जो कृषि के लिए वर्षा पर निर्भर हो। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये, और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे
और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।